मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट द्वारा समर्थित सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अगले भाग में। आप सुन रहे हैं आपका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे याशी। और आज हमारे साथ मौजूद है टीकन भाभी जी। बिल्कुल बिल्कुल आरजे याशी। और जैसा कि कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर तन मन स्वस्थ है तो धन की भी बचत होती है। आरजे याशी, मैंने तो सेहतिया जी से कह ही दिया है कि तुम तो सिर्फ मुश्किल बात करते हो। आज मैं जा रही हूँ स्टेशन। अरे भाभी, ये आपका ही तो स्टेशन है, आप जब चाहें तब आएं। वैसे सेहतिया जी ने तो काफी काम की बात बताई थी पिछले एपिसोड में। खैर चलिए, आप ही बताएं, आज आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या बताना चाहती हैं? अरे उनकी बात तो सही थी, पर देख रहे हो आप बारिश किस कदर हो रही है और जगह जगह बाढ़ और पानी जमा है। तो इस पानी के जमाव से मच्छर की संख्या बढ़ रही है और अनेकों मच्छरों के साथ अनेकों बीमारियां। अब आप ही देख लो कि कहीं डेंगू, कहीं मलेरिया, कहीं काला आजार तो कहीं फाइलेरिया। ये सब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज हैं। क्या है ये सब? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज यानी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। यह उपेक्षित मानी जाती है क्योंकि अन्य बीमारियों की तुलना में इन्हें कम शोध निधि और सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान मिलता है, ताकि ये गंभीर रोग एवं मृत्यु का कारण बनती है। तो भाभी चलिए, ये तो सही मौका है और आज हम अपने पिछले विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे फाइलेरिया की, यानी हाथी पांव की बीमारी। बिल्कुल आरजे याशी। एनटीडीज यानी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग ऐसी बीमारियां जो अक्सर गरीब और ग्रामीण इलाकों में फैलती है, जैसे काला आजार, कुष्ठ रोग, डेंगू, चिकनगुनिया और फाइलेरिया। इनका इलाज और रोकथाम है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण लोग तकलीफ उठाते हैं। और कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बिल्कुल टीकन भाभी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहावत बताई। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सुनते हैं मनोज बाजपेयी जी का फाइलेरिया पर खास संदेश। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। और कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। वैसे आरजे याशी, सेहतिया जी और मैं, हम दोनों रोज गली मोहल्ले में बात करते रहते हैं, लेकिन क्यों ना आज हम अपने श्रोताओं को उन लोगों से मिलवाएं जो जमीन पर रहकर फाइलेरिया से लड़ाई कर रहे हैं और जिनकी बातों पर गांव भरोसा करता है। बिल्कुल टीकन देवी, आज हमारे साथ हैं हमारी ही गांव की आशा दीदी, जो घर घर जाकर लोगों को एमडीए की दवा खिलाती हैं। और साथ में हम सुनेंगे एक आम ग्रामीण साथी का अनुभव, जिन्होंने खुद दवा ली और दूसरों को भी समझाया। हमारे साथ हैं आशा दीदी, जिनका नाम है ममता। ममता दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद में। धन्यवाद आपका मैडम। आशा दीदी, अब आप ही बताइए, आप जब लोगों के घर जाती हैं तो फाइलेरिया को लेकर सबसे ज्यादा कौन कौन सी बातें या डर सुनने को मिलते हैं? देखो, फाइलेरिया बीमारी हमारे यहाँ तो है ना, वैसे बाहर है, हमारे यहाँ नहीं है। ओके, क्या इस तरह की अगर कोई और बीमारी होती है तो लोगों के डर भी आपको सुनने को मिलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जी दीदी, वहीं ये भी बताएं कि लोग दवा खाने से क्यों मना करते हैं? आपको किन किन बहानों या आशंकाओं का सामना करना पड़ता है? देखो, लोग ज्यादातर विश्वास नहीं करते हैं सरकारी दवाइयों पे, प्राइवेट को ज्यादा भागते हैं। तो हमें उन्हें विश्वास दिलाना पड़ता है कि भाई सरकारी दवाई खाओ, हम
खास हैं और हम आपके साथ चलेंगे दिलवाने के लिए, और हम भी सरकारी दवाई खाते हैं। सरकारी डॉक्टर कोई ऐसे ही नहीं बन जाते, उन्हें समझाना भी पड़ता है और उन्हें विश्वास भी दिलाना पड़ा है। ऐसा है कि वो प्राइवेट पे इसलिए विश्वास करते हैं, बहुत से लोग जैसे पैसा वाले वो तो प्राइवेट ज्यादा विश्वास करते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो तो फिर समझ जाते हैं बेचारे। पैसे वाले हैं उनको भी समझाते हैं हम कि वो भी अक्सर करके सरकारी दवाई ले, और अब तो वो भी समझने लगे हैं कि जो सरकारी जो डॉक्टर बन के आते हैं वो पढ़ लिख कर आते हैं, कोई यही थोड़ी है कि मान लीजिए कि झोला छाप की तरह बैठ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब तो वो भी समझने लगे हैं, वो भी सरकारी से ही इलाज लेते हैं अक्सर करके। हाँ, लोगों के दिमाग में एक मेंटेलिटी होती है कि पैसा खर्च हो रहा है तो इलाज अच्छा होगा, इसीलिए वो प्राइवेट की तरफ भागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही है ना कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं कि पैसों से जो दवाई आती है उस पर ज्यादा यकीन करती हैं, फ्री आती है उस पर कम यकीन करती हैं। तो उनको ये चीज समझाना पड़ता है ना कि भाई पैसे से ही हर एक चीज थोड़ी नहीं खरीदी जाती है, जो चीज ओरिजिनल सरकारी आएगी वो प्राइवेट थोड़ी आ जाएगी। चलिए अब ये बताइए कि जब कोई व्यक्ति दवा लेने से इनकार करता है तो आप उसे कैसे समझाती हैं? कोई अनुभव हमारे साथ साझा करेंगी? जब कोई व्यक्ति दवा लेने से इनकार कर दे कि हम नहीं ले रहे सब प्राइवेट दवाई, हमें नहीं इसकी दवाई पसंद है, बिल्कुल इनकार कर दें, मुंह पे मना कर दें और घर से भी यूँ कहते हैं आप तो रोज रोज आ जाती हो और आपका तो यही काम है, तो उन लोगों ने ज्यादातर समझानो और बतानो और उन्हें प्यार से हर एक बात बतानी, ये हमारी भूमिका अहम है उनके लिए जी। भाई आप समझो हमारी बात है, हमको ये ना हमें उनके घर बार बार जाना पड़े या वजह से कि ये व्यक्ति हमारी बात है ना समझ रहे हो तो बात समझाने के नहीं है, इनकार कर रहे हो, सब क्यों कर रहे हो भाई, तुम्हें क्या परेशानी है हमसे ऐसी जो कि आप इनकार कर रहे हो। तो उन्हें समझा में बैठ के उन्हें अनुभव दिमाग में या बात हो कि भाई आप मना मत करो दवा लेने से, आप दवाई लो, एक बार विश्वास करके तो देखो, चाहे 2 दिन खा के देखो, जब बताइए रिजल्ट। आशा दीदी, आपने देखा है कि पहले और अब लोगों की सोच में कोई बदलाव आया हो? आपकी बातों का उन पे फर्क पड़ा हो? बिल्कुल बिल्कुल, पहले से और अब में ज्यादा हुआ है। पहले लोग समझे ना ही बात है, अब लोग समझे भी हैं और माने भी। अब पढ़ने को भी फर्क है, जो पहले बिना पढ़े हुए लोग ज्यादा है, अब तो हर व्यक्ति शिक्षित है ना। जी जी। अच्छा ये बताएं कि एमडी की दवा खाने के बाद अगर किसी को हल्की परेशानी होती है तो उसमें व्यक्ति घबरा जाता है, उस समय आप उनको कैसे समझाती हैं? हाँ, जैसे अब व्यक्ति ने दवाई खाई तो हम उनके साथ रहे, आपके पास हम बैठे 8 घंटा, आपको जब तक आपका कोई दिक्कत परेशानी तो ना, अगर कोई परेशानी होगी तो हम गाड़ी बुलाएंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे, आप तुरंत लेके जाएंगे सरकारी में, वहाँ दिखवाएंगे, वहाँ जैसे कोई समाधान न हो तो हम जिला हॉस्पिटल आपके साथ चलेंगे, आप दवाई खाओ, विश्वास करो, तो विश्वास करने लग गए हैं हम लोग, ऐसी बात ना कि विश्वास ना कर रहे, सब माने हैं बात, अब तो 100% विश्वास है हम पे। अच्छा, वहीं आपको क्या लगता है अगर आशा, आंगनबाड़ी और रेडियो मिलकर काम करें तो दवा खाने वालों की संख्या बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ेगी, जब मिलकर काम करेंगे, काम पे वो मैं हूँ, मेरे साथ तुम हो, तुम्हारे साथ कोई और है, जैसे हम जब मिलकर काम करेंगे तो संगठन बहुत जरूरी है, 1 से 2 अच्छे, 2 से 4 अच्छे मिलकर तो काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। जी दीदी, वहीं आपके अनुभव में किन परिवारों या लोगों ने दवा लेकर दूसरों के लिए मिसाल पेश की है? हाँ बिल्कुल, मान लीजिए जैसे मैंने कई परिवार है दवाई दिलवाई और वो परिवार सही है, वो या सुरक्षित है, या जच्चा बच्चा ये लेके ले लो, तो मान लीजिए प्राइवेट ना बिल्कुल जान दे, सरकारी में उनकी डिलीवरी करवा में और साथ रहे उनके, जो उनके स्टेशन ने बचा में, हम प्राइवेट में 10-20 हजार ने कटवाया में, यहाँ हम फ्री करा रहे हैं सब काम है, तो वो आके दूसरे से कहेंगे भाई ये काम बहुत अच्छा करे, सरकारी में भाई बहुत काम अच्छा है रोज, तो करके एक दूसरे सहयोग मिल रहा है, जो ही तो आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखो जो चीज 2 रुपया की आ रही है और वहाँ फ्री में मिल रही है तो फ्री है लो ना, और फ्री में ओरिजिनल मिल रही है, तो हम तो यही चीजें साझा करेंगे ना कि भाई तुम पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, सरकारी दवाई लो, जब सरकार सुविधा दे रही है तो सुविधा लो ना, तो पैसा कम खर्च करो। अब अच्छी दवाई मिल रही है, अच्छे डॉक्टर हैं, होशियार डॉक्टर हैं, उनसे दवाई लो ना, MBBS डॉक्टर हैं, सब तरह के हैं। अब थोड़ी है प्राइवेट, सरकारी में कोई बिना पढ़े लिखे आ जाए, सरकारी में तो सब पढ़े लिखे हैं। देखो यहाँ पास में सरकारी है, दूर भी सरकारी है, तो हम भी यही सलाह दें कि देखो जैसे कोई अलीगढ़ जा रहा हो, वो प्राइवेट लेवे जा रहा हो, तो हम बात नहीं होती है कि भाई सरकारी मलखान से जाओ, वहाँ से दवाई लो, या मेडिकल जाओ,
वाकई में बहुत ही अच्छी जानकारी साझा करी आपने हमारे साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद ममता दीदी रेडियो नारद के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। वहीं आज हमारे साथ हैं गांव की राखी दीदी, जिन्होंने खुद MDA की दवा ली है। आइए उनसे बात करते हैं। दीदी, आपने दवा लेने का फैसला कैसे किया? पहले आपके मन में कोई डर या शंका थी? हाँ मैम, ऐसा था कि फालेरिया की बीमारी हमारे यहाँ है नहीं, हमारे गांव में हमने कभी ये बीमारी सुनी भी नहीं थी। मगर हमें डॉक्टरों ने और जैसे आशा दीदी होती हैं और उन्होंने हमें समझाया ये दवाई लाभदायक है, इसीलिए ये दवाई हमने ली थी। और वैसे हम डर रहे थे कि कोई और बीमारी ना हो, इसीलिए फिर हमें उन्हें समझाया आशा दीदी ने, उनकी सलाह से ही हमने ये दवा ली थी। अच्छा, लेकिन दवा लेने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? क्या वैसा कुछ हुआ जैसा लोग डराते थे, या अभी आप स्वस्थ हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दवा से कोई नुकसान नहीं होता है। मैंने वो दवा ली है, खाना खाने के बाद नहीं कोई चक्कर आया है, ना कोई उल्टी हुई है। बेवजह ही लोग डराते हैं, मुझे उस दवा से कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपके आसपास के लोग दवा को लेकर क्या कहते हैं, और आपने क्या उनको समझाया है? कुछ लोग कह रहे थे कि दवाई खाने से तबीयत खराब हो जाती थी, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बेवजह ही तुम लोग डरा रहे हो। मैंने ये दवा पहले खाई, फिर उन लोगों को समझाया आप ये दवा नहीं खाओगे तो फालेरिया जैसी बीमारी हो सकती है, जो बीमारी जिंदगी भर के लिए बन जाती है। इसीलिए मैंने आसपास के लोगों को भी समझाया है। अब वो लोग दवा लेने के लिए तैयार हैं। ओके, अब आप दूसरों से क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी दवा खाने से डर रहे हैं? पहले मैं यही कहना चाहूंगी, इस दवाई से कोई नुकसान नहीं है और डरने की कोई बात नहीं है। इस दवाई को लेना ही चाहिए और ये तुम्हारे लाभदायक है, और सरकार की तरफ से ये दवा मुफ्त मिल रही है। अगर हम ये दवा लेते हैं तो हमारा गांव फालेरिया जैसी बीमारी से सुरक्षित रहेगा। और ये जो सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, इस पर भरोसा रखें और दवा जरूर लें। बहुत ही बढ़िया दीदी, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए और हमारे श्रोताओं को जागरूक किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो श्रोताओं, आपने खुद सुना, जो लोग दवा लेते हैं वही दूसरों को हिम्मत देते हैं, और जो आशा दीदियां हैं वही गांव की असली ताकत होती हैं। अगर आशा दीदी आपके घर आए तो दवा जरूर लें, ये आपके और पूरे गांव की सुरक्षा के लिए है। फाइलेरिया से बचाव दवा से ही संभव है। डरे नहीं, दवा लें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अच्छा टीकन भाभी, फाइलेरिया पर बातें तो बहुत हुई हैं। कुछ ऐसा है जो आप हमें बताना चाहती हो फाइलेरिया के बारे में? बिल्कुल, फाइलेरिया को रोकने के लिए बहुत जरूरी कदम है नाइट ब्लड सर्वे। अरे हाँ, ये तो मैंने भी कहीं सुना है। मैंने एक वर्कशॉप में भी सुना था। अरे हाँ आरजे आशी, सुनो तो। अब लोग अक्सर पूछते हैं कि ये नाइट ब्लड सर्वे है क्या और रात में ही क्यों होता है। तो सुनिए, फाइलेरिया के कृमि को हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे परजीवी होते हैं जो संक्रमित मच्छर के काटने से हमारे खून में पहुंच जाते हैं। यह हमारे लसिका पर्व यानी लिम्फ नोड में दिन में ये छुपे रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है ये बड़ी संख्या में खून में सतह पर आ जाते हैं। ओह अच्छा, जब भी स्वास्थ्य कर्मी रात के समय ही सर्वे करते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है टीकन भाभी? हाँ, स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों की उंगली में हल्की सी सुई चुभोकर कुछ बूंद खून के निकालते हैं। उस खून को स्लाइड पर रखा जाता है और माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इससे तुरंत पता लग जाता है कि उस व्यक्ति के खून में माइक्रोफाइलेरिया मौजूद है या नहीं। लेकिन टीकन भाभी, ये सर्वे करना जरूरी है क्या? हाँ, इससे हमें ये समझ आता है कि गांव या मोहल्ले में बीमारी कितनी फैली हुई है, किन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है और किन जगहों पर बीमारी लगभग खत्म हो रही है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग इसी जानकारी के आधार पर तय करता है कि कहां दवा वितरण अभियान MDA को मजबूत करना है और कहां जागरूकता बढ़ानी है और कहां बीमारी खत्म करने की घोषणा की जा सकती है। वैसे टीकन भाभी, इससे क्या फायदे होंगे? देखिए आरजे आशी, अगर इस समय पर बीमारी पकड़ में आ जाए तो दवा देकर उसे आगे फैलाने से रोका जा सकता है।
इससे गांव के बाकी लोगों की भी सुरक्षा रहती है, क्योंकि बीमारी का स्रोत कम हो जाता है। लंबे समय में यह सर्वे हमें फाइलेरिया की जड़ खत्म करने में मदद करता है। वो कहावत है ना कि समस्या को समझ लिया जाए तो उसका हल आसान हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब हमें पता होता है कि बीमारी कहाँ है, तभी हम उसे सही तरीके से खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा भाभी। और ये भी तो सही है कि ये बीमारी छुआछूत की नहीं है, लेकिन वहीं समाज में लोग मरीज से दूरी बना लेते हैं। बिल्कुल आरजे आशी, बीमारी से पीड़ित को सहारे की जरूरत होती है, लेकिन लोग दूरी बना लेते हैं। मेरा कहना है कि मरीज को अपनाइए, उससे दूरी मत बनाइए। हाँ टीकन भाभी, और मैं भी अब यही सोचती हूँ। तो चलिए श्रोताओं, हम सब मिलकर शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की सेहत की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। साफ सफाई और मच्छरों से बचाव करेंगे, सरकार की दी हुई दवा जरूर खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। बिल्कुल, हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और इसके लिए दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा, क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेगमेंट यही समाप्त होता है। याद रखें, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत दवाई जरूर खाएं। टीकन भाभी के अनुभव से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत, और याद रखिए, सेहत सही तो लाभ कई। तब तक के लिए मैं लेती हूँ अलविदा और स्वस्थ रहिए। सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई, अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM। जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।